देख, इस दुनिया में सबको अपनी भूख है। तू भी काम की तलाश में है और मैं भी कुछ चाहता हूँ। अगर तू मेरा ख्याल रखेगी तो मैं भी तेरी और तेरे परिवार की मदद कर सकता हूँ। वीरेन सेठ ने सीधे बात रख दी। रेखा सोच में पड़ गई। रेखा कमरे में गई तो वीरेन सेठ ने उससे कहा, तू बाहर जाकर दफ्तर का ताला लगा दे और फिर पीछे के दरवाजे से इस कमरे में आ जाओ। वह ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से कमरे में आई तो उसने देखा कि वीरेन सेठ कुर्सी पर बैठा था। उसने रेखा की ओर देखकर कहा, अब असली काम करते हैं। दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई परेशान ना करे। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी को लास्ट तक जरूर सुने और लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रेखा पूरी मेहनत से सफाई कर रही थी। यह उसका रोज का काम था, पर सड़क की सफाई के काम में पैसे कम मिलते थे। अब वह किसी ऐसे काम की तलाश में थी जहां उसे अधिक पैसा मिल सके। कमाई कुछ बढ़े तो उसके लिए अपने निठल्ले पति का खर्च और उसकी आदतों का इंतजाम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। शहर से कुछ दूर बहुमंजिला अस्पताल का निर्माण हो रहा था। रेखा की नज़र कई दिनों से वहां के काम पर थी कि अगर वहां काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। एक बार काम से छुट्टी होने पर वह वहां पहुंची भी थी, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि वहां किसी पुरुष मजदूर की आवश्यकता थी। उस दिन वह देर से घर पहुंची तो माधव ने पूछ लिया, इतनी देर कहाँ लगा दी? रेखा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अस्पताल गई थी। क्यों? माधव ने हल्की हंसी के साथ पूछा और रेखा ने जवाब दिया कि अब तुमसे तो उम्मीद नहीं, वहीं से कुछ सहारा मिल जाएगा। बड़ी बेतकल्लुफ हो गई। माधव ने हंसते हुए कहा, चलो अब काम की बात कर लो। कब से तेरा रास्ता देख रहा हूँ। कुछ इंतजाम हुआ पैसों का? माधव बोला। रेखा ने बिना कुछ कहे अपनी हाथ खोलकर 50 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। ले यह रख। माधव ने पैसे देकर वहां से अपने काम का रास्ता पकड़ लिया। रात गए वह वापस लौटा तो हमेशा की तरह नशे में था। रेखा ने मन मसोचते हुए चुपचाप थाली परोसकर उसके सामने रख दी। खाना खाते खाते माधव ने फिर से पूछा, सच बता, तू अस्पताल काम की बात करने ही गई थी? रेखा उसकी उत्सुकता पर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, तुझे कोई तकलीफ है कि मैं वहां काम की तलाश में गई थी? सुना है वहां ज्यादा मजदूरी मिलती है, 400 रुपए रोज। 400 रुपए सुनकर माधव की आंखों में चमक आ गई। बोल, करेगा तो वहां तेरे लिए जगह है। रेखा ने पूछा। माधव हंसते हुए बोला, मैं क्यों, तू मेरा खर्च नहीं चला सकती क्या? अब तक कौन चला रहा था? तेरे परिवार वाले। रेखा ने पलटकर कहा, देख रेखा, सच तो यह है कि मुझसे काम अब नहीं होता। तू जानती है मेरे हाथ पैर हमेशा दर्द करते रहते हैं। रात को जब मेरे पास होता है तब दर्द नहीं होता। तुझे बस एक ही काम आता है और वह भी पूरा नहीं। रेखा ने शिकायत करते हुए कहा। माधव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह जानता था कि वह रेखा को संतुष्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, तू ही चली जाना वहां काम पर। रेखा ने कहा, नशे में भी माधव जैसे चिंता में पड़ गया हो। और वहां का ठेकेदार कौन है? तो रेखा ने बताया, वीरन। अरे वो ठीक आदमी नहीं है, माधव ने चिंतित स्वर में कहा। तू कैसे जानता है? रेखा ने पूछा। तो माधव ने कहा, सुना है। बस रेखा ने बताया, मुझे तो वह काफी ठीक आदमी लगता है। सुरेखा ने उसकी तारीफ की तो माधव कहने लगा, वो बहुत चालाक आदमी है, ठेकेदार का बच्चा। उसने गुस्से में कहा, तो फिर ना जाओ? सुरेखा ने पूछा। गोपाल सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में 100 के नोट और रंग बिरंगी बोतलें घूमने लगी, इसलिए उसने अनुमति देते हुए चेतावनी भी दे डाली थी, हाँ चली जाना, पर वहां संभल कर रहना। वह सेठ बहुत चतुर आदमी है। एक दिन समय निकालकर और हिम्मत जुटाकर रेखा फिर ठेकेदार वीरन सेठ के पास पहुंच गई। इस बार वह निर्माण स्थल के बजाय उसके दफ्तर गई थी। क्या बात है? वीरन सेठ ने पूछा। मुझे काम चाहिए सरकार। और क्या? रेखा मुस्कुराते हुए बोली। तेरे लिए यहाँ काम कहाँ है? मुझे चौकीदारी के लिए आदमी चाहिए। तुझे चौकीदारी में रखूंगा तो मुझे ही तेरी चौकीदारी करनी पड़ेगी। वीरन सेठ ने हंसते हुए कहा। उसकी ललचाई निगाहें सुरेखा के शरीर पर ठहर गई। मेरा मर्द तो काम करना ही नहीं चाहता, रेखा ने उसे बताया। तो मैं क्या करूं? वीरन सेठ लापरवाही से बोला। फिर उसे कुछ याद आया और वह बोला,
तू तो माधव की बीवी लगती है। रेखा ने सहमति से सिर हिलाया और उसे काम करने वाली एक मजदूरन की दी हुई सलाह याद आ गई। उसने वही तरीका अपनाते हुए कहा, बाबूजी, हमारे पास आपके सिवा और कौन है? काम नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। देख, इस दुनिया में सबको अपनी अपनी भूख है। तू भी काम की तलाश में है और मैं भी कुछ चाहता हूँ। अगर तू मेरा ख्याल रखेगी तो मैं भी तेरा और तेरे परिवार की मदद करता रहूंगा। बीरन सेठ ने सीधे बात रख दी। रेखा सोच में पड़ गई और पूछने लगी, क्या काम है? तो वीरन सेठ ने कहा, जहाँ कहूँगा वहाँ काम पर लग जाया करोगे। रेखा ने कहा, अपने पति से पूछकर बताऊंगी। तो सेठ ने जवाब में जल्दी बोल पड़ा, अरे उस माधव को तो मैं मना ही लूंगा। वीरन सेठ ने विश्वास के साथ कहा। अगले दिन ठेकेदार वीरन सेठ ने गोपाल के पास अच्छी देसी शराब की 4 बोतलें भिजवा दी। इतनी सारी बोतलें एक साथ देखकर गोपाल खुशी से भर गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी सारी बोतलें मिलेंगी। बीरन सेठ सचमुच अच्छे स्वभाव का इंसान लगा। उसने रेखा को बीरन सेठ के यहाँ काम करने की इजाजत दे दी। अगले दिन रेखा बीरन सेठ के दफ्तर पहुंची। वहाँ कोई खास काम नहीं था, बस सफाई करना, पानी लाना, चाय बनाना जैसे छोटे मोटे काम भी। 1 घंटे बाद बीरन सेठ साइड पर चला गया। जाते समय उसने रेखा से कहा कि वह 1 बजे खाना खाने आएगा और खाना भी रेखा को ही बनाना होगा। रेखा सोच रही थी कि इस तरह के काम के बदले में 400 रुपए रोज मिल जाया करेंगे तो उसकी और माधव की जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है। पर उसे थोड़ी चिंता भी थी। उसे अंदाजा था कि वीरन से उसे शायद सीधे तौर पर काम नहीं करने देगा। फिर उसने सोचा कि अब जब शुरुआत कर ही दी है तो डरने का क्या फायदा। वीरन सेठ 1 बजे वापस आ गया। रेखा ने उसे खाना परोसा। जब उसने अपनी पोटली खोली तो वीरन सेठ ने कहा, अरे तू अपने लिए खाना लेकर आई है? कल से यह नहीं चलेगा। तू यहाँ मेरे साथ साथ अपने लिए भी खाना बना लिया कर। रेखा ने खाना खा लिया और बर्तन साफ करने जा रही थी। तभी वीरन सेठ ने कहा, अब मेरे आराम करने का समय हो गया है। वह दफ्तर के पीछे वाले कमरे में चला गया। रेखा पहले ही देख चुकी थी कि दफ्तर के पीछे एक कमरा है जिसका एक दरवाजा दफ्तर में खुलता था और दूसरा बाहर की तरफ। उस कमरे में एक पलंग, 2 कुर्सियां रखी हुई थी और साथ ही एक बाथरूम भी था। थोड़ी देर बाद वीरन सेठ के खर्राटों की आवाजें आने लगी। अब रेखा के पास कोई काम नहीं था। वह खाली बैठकर सोचने लगी कि क्या उसे आज के पैसे आज ही मिल जाएंगे या फिर 7 दिन के काम के बाद एक साथ मिलेंगे। उसने सोचा कि कम से कम आज के 1 दिन के पैसे तो उसे मांग ही लेना चाहिए। करीब 1 घंटे बाद उसे पास के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, चलने फिरने की, बाथरूम का दरवाजा बंद और खुलने की। फिर उसने वीरन सेठ की आवाज सुनी जो उसे अंदर बुला रहा था। रेखा कमरे में गई तो वीरन सेठ ने उससे कहा, तू बाहर जाकर दफ्तर का ताला लगा दे और फिर पीछे के दरवाजे से इस कमरे में आ जाना। रेखा वहां ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से कमरे में आई तो उसने देखा कि वीरन सेठ कुर्सी पर बैठा था। उसने रेखा की ओर देखकर कहा, अब असली काम करते हैं, दरवाजा बंद कर दो ताकि कोई परेशान न कर सके। रेखा को मालूम था कि उसे कुछ मुश्किल फैसला लेने पड़ेंगे, पर दरवाजा बंद करते वक्त वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसने अपने पति माधव के अलावा कभी किसी और से इस तरह का संबंध नहीं रखा था। वीरन सेठ ने उसे अपने पास बुलाकर उसके पहनावे पर बात छेड़ी। रेखा ने थोड़ी झिझक के साथ अपनी ओढ़नी हटाई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। वीरन सेठ ने हल्की हंसी के साथ कहा, अब थोड़ा और सहज हो जाओ। रेखा ने अचरज से पूछा, और कैसे? वीरन सेठ ने कहा, इसमें क्या सोचना, अपने पति के आगे भी ऐसे नहीं बैठती है क्या? सुरेखा ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, नहीं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होता। वीरन सेठ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, वो तो सचमुच नालायक निकला, एकदम बेपरवाह। रेखा उसकी ओर संकोच भरी नजरों से देखती रही। वीरन सेठ उसकी झिझक पर मुस्कुराया और उसे सहज महसूस कराते हुए बोला, देख, यहाँ तू घबरा मत, सब कुछ मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। रेखा उसकी बात समझ रही थी और थोड़ी झिझक महसूस कर रही थी। उसने अपनी तरफ से हिम्मत करके उसकी बात मान ली। उसे देखकर वीरन सेठ के चेहरे पर संतोष की झलक आई, लेकिन उसने कहा, यह क्या जंगल उगा रखा है, कभी साफ क्यों नहीं करती? रेखा यह सुनकर थोड़ा असहज हो गई और उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वीरन सेठ ने उसकी हिचकिचाहट को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कल तुझे इसके लिए जरूरी सामान ला दूंगा, या अगर तू कहे तो मैं ही मदद कर दूंगा। अब चल आराम से यहाँ बैठ जा।
रेखा हल्के से संकोच में उसके पास पहुंची तो वीरन सेठ ने उसे अपने पास बैठा लिया और उसे सहज महसूस कराने लगा। रेखा पहले बेमन से उसके पास आई थी, अब कुछ ही देर में सहज होने लगी। वीरन सेठ ने उसे अपने काबू में महसूस करते हुए कुछ और बातें की और माहौल को थोड़ा सामान्य बनाए रखा। रेखा के मन में अभी भी कुछ सवाल और संकोच थे। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यह सब करना कुछ अजीब लग रहा है। बीरन सेठ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तू बस मेरे साथ रह, सब ठीक होगा। कुछ नया करने में घबराने की जरूरत नहीं है। रेखा को अब माधव की बातें याद आ रही थी। वह सोच रही थी कि वीरन सेठ का व्यवहार कुछ हटकर है, पर मजबूरी में वह उसके पास बैठी रही और परिस्थिति की अनुकूल शांत बनी रही। रेखा के मन में अभी कुछ झिझक थी, लेकिन उसने अपने आप को सहज रखने की कोशिश की और बातचीत में वीरन सेठ के साथ सामान्य महसूस किया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी और रेखा की उलझन भरी सांसों की गूंज थी। वीरन सेठ ने उसे सहज करने की कोशिश में कहा कि कैसी हो मेरी रानी, सब ठीक तो है ना? रेखा ने संकोच के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं आ पाए। उसने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन रेखा अब खुद को स्थिर करने का प्रयास कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह इस परिस्थिति में पूरी तरह से सहज नहीं है, लेकिन मजबूरी के कारण वह वहीं रुकी रही। वीरन सेठ ने उसके चेहरे पर दिख रही झिझक को देखकर उसे समझाने की कोशिश की, डरने की जरूरत नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। वीरन सेठ ने उसे सहजता देने का प्रयास किया और माहौल को सामान्य बनाए रखा। कुछ ही देर बाद दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए चरम सीमा तक पहुंच गए। बिना कुछ बोले फिर कुछ समय बाद दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। सुरेखा के चेहरे पर हल्की तृप्ति का आभास था और वीरन सेठ अपने मन की प्रसन्नता को छुपा नहीं पा रहा था। वीरन सेठ खुश था कि उसके मन की मुराद पूरी हो गई थी और रेखा उसके जाल में फंस गई थी। समय बीतता गया और रेखा का ठेकेदार वीरन सेठ के साथ रेखा का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। वायदे के मुताबिक ठेकेदार वीरन सेठ माधव और उसके परिवार की मदद करता रहा, उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का ख्याल रखता रहा और कुछ दिनों में रेखा का पेट बढ़ने लगा और जल्द ही यह बात साफ हो गई कि वह एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। माधव ने अपनी पत्नी के बदलते रूपों को देखा तो उसके मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा कि उसकी थोड़ी सी ढील देने का नतीजा उसके सामने है, पर जब वह वीरन सेठ से बात करने का सोच ही रहा था कि अचानक से उसके पास विदेशी शराब की एक पेटी पहुंच गई। पूरी पेटी, और वह भी विदेशी शराब की। इससे माधव के विचार बदलने लगे। उसने सोचा, वीरन सेठ तो सच में बहुत बुरा आदमी है जो इस तरह से मदद कर रहा है। रेखा को भी शायद यह बात समझनी चाहिए थी। रात को नशे में धुत माधव रेखा पर गुस्सा हो गया और उसने कहा, अपने पेट को देख, तुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है? रेखा ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो भगवान की मर्जी है। माधव ने तंग भरे लहजे में कहा, भगवान की मर्जी? इसे संभालने के लिए तरीके तो आजकल हर जगह मिलते हैं, तू किसी अस्पताल में क्यों नहीं गई? रेखा ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने यह कदम हमारे बुढ़ापे के लिए उठाया है। अभी तो मैं काम कर पा रही हूँ और जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब हमारा सहारा कौन बनेगा? मैंने भविष्य के लिए एक सहारा तैयार कर लिया है। रेखा की बात सुनकर माधव का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ गया। वह सोचने लगा कि कैसा न्याय किया है भगवान ने बुढ़ापे का। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अर्चना स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑन पर सेट करें, ताकि आपको हर नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी में।